মধ্যে আপনারা আমাদের প্রেস কনফারেন্সে হাজির হওয়ার জন্য আমাদের আজকের আমাদের প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত আছেন আসামের তৃণমূল প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি এবং প্রাক্তন এমপি রিপন বরা মহোদয়। উনি আপনাদেরকে আজকে প্রেস কনফারেন্সে উনি অ্যাড্রেস করবেন। ওনাকে অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ। ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহোদয় পীযূষ কান্তি বিশ্বাস মহাশয় আর আমার সঙ্গে এখানে উপস্থিত আমাদের কলিগ আর সাংবাদিক বন্ধু বান্ধবীগণ। আমি আসাম থেকে এসেছি, আপনারা জানিয়ে বাংলা আমার খুব ভালো করে আসে না, আমি সেজন্য হিন্দিতেই বলবো। তা আমি ভাবি হিন্দি হলে তো আপনার কিছু অসুবিধা হবে না। तो बीजेपी सरकार अब देखा है अभी सारा देश में, सारा इंडिया में, यहाँ त्रिपुरा में भी डबल इंजन का सरकार है और वो लोग क्लेम कर रहा है कि बीजेपी को ऐसा काम किया है, लोग को कोई ऑप्शन नहीं है, बीजेपी को वोट देना ही होगा, बीजेपी को वोट देना ही होगा, ऐसे गारंटी। They have taken it granted that people will vote them. लेकिन हम ये आप लोग का माध्यम से जनता का बीच हम ये बात बोलना चाहता है कि क्या यह ऐसा कुछ कारण है जिसके वजह से लोग ने बीजेपी ने सोच लिया कि गारंटी उनको वोट देगा। अब पहले देखिए त्रिपुरा का, ये त्रिपुरा या हम भी नॉर्थ ईस्ट का है, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का आप देखिए आज मोटा मोटी 2014 से आज तक 9 इयर्स हो गया बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट में। 9 इयर्स में त्रिपुरा हो या नॉर्थ ईस्ट में हो, वो लोग बोला है नॉर्थ ईस्ट हम लोग का सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, अष्टलक्ष्मी का देश बोला है नॉर्थ ईस्ट को। लेकिन ये जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट सारा नॉर्थ ईस्ट का अभी भी बीजेपी का ये जारी है। आप देखिए ये 9 साल में एक भी मेगा प्रोजेक्ट या त्रिपुरा में दिया है या नॉर्थ ईस्ट में दिया है, कोई भी इतना बजट हो गया। अभी ये जो डोनर मिनिस्ट्री किया है, वो लोग बोला है डोनर मिनिस्टर लास्ट जो बजट अभी कुछ दिन पहले वित्त मंत्री सीतारमन जी ने जो बजट पेश किया, उस बजट में वो लोग बहुत गर्व से बोला है कि हम लोग डोनर मिनिस्ट्री में उत्तर पूर्व को हम लोग बहुत प्यार करता है, बहुत प्राथमिकता देता है और हम डोनर मिनिस्ट्री का बजट हम 2 गुना वृद्धि किया है। लेकिन बजट तो 2 गुना वृद्धि करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप बजट का पैसा आप नहीं निकलेगा। अभी आप देखिए जो 2014 से जब बीजेपी आया और अभी तक, अभी ये हम रिकॉर्ड से बोला है, नीति आयोग का है जो रिकॉर्ड में है 80,000 करोड़ रुपीस, ये जो डोनर मिनिस्ट्री का जो 80,000 करोड़ रुपीस अभी तक नहीं वो लोग रिलीज किया है। बजट में तो डिक्लेयर किया है लेकिन रिलीज नहीं करता है। जब रिलीज नहीं करता है तो उसका क्या मतलब है? तो देखिए यही है उन लोग का, नॉर्थ ईस्ट के लिए उन लोग का यही प्राथमिकता है। तो इसके बाद कौन सा रीजन है जो नॉर्थ ईस्ट का लोग बीजेपी को वोट देगा? इतना स्टेट मदरली ट्रीटमेंट है। अभी आप देखिए, मैं एक फिगर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का, अभी इस बजट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम है नॉर्थ ईस्ट का, ये देखिए कितना हम लोग को डबल इंजन का सरकार बोला है, लेकिन कितना इनजस्टिस किया है नॉर्थ ईस्ट का लोगों के लिए। मैं आपको डाटा से इसको प्रूव करता हूँ। आप देखिए 2022-23 का बजट में जो नॉर्थ ईस्ट का सारा 8 स्टेट के लिए
ये जो 2022-23 का जो बजट, इस बजट में सारा नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम में कितना रुपया वो लोग धार्य किया था, 1419 करोड़। और अभी इस बजट में 23-24 का बजट में वो लोग सिर्फ थोड़ा सा 1000 करोड़ रुपया ज्यादा करके उसको किया है 2491 करोड़। अभी आप देखिए, ऐसे तो वो लोग बोल दिया पार्लियामेंट में, वित्त मंत्री ने बोल दिया हम नॉर्थ ईस्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम फंड डबल किया है। हाँ, डबल किया, लेकिन आप क्रिटिकली एनालिसिस कीजिए तो कितना डबल किया, आप कितना पैसा दिया है, 2491 करोड़। 8 स्टेट से आप इसको डिवाइड कीजिए, 8 स्टेट है, ये तो सारा नॉर्थ ईस्ट के लिए है। 8 स्टेट से ये पैसा को आप डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 302 करोड़। तो एक स्टेट में 302 करोड़ आप दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के लिए। आप बोलिए 302 करोड़ क्या होता है? एक फ्लाईओवर भी नहीं होता, एक फ्लाईओवर भी नहीं होता है, बड़ा फ्लाईओवर। तो यही है बीजेपी, इस तरफ से ये लोग गुमराह करता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। तो नॉर्थ ईस्ट का लोग ये बात सारा समझ जाता है। आप देखिए, अभी बीजेपी ने बोला, ये बोला है क्या, हम 5th इकोनॉमी है। पहले तो बोला 5 ट्रिलियन का हम लोग इंडिया का इनकम करेगा। उसके बाद बोला अभी वो लोग 5th इकोनॉमी है, हमारा इंडिया 5th इकोनॉमी में है। तो ये ऐसे बोल करके पार्लियामेंट में उस दिन मोदी जी ने उनका भाषण में भी, सीतारमन जी ने और सारे बीजेपी का, यहाँ में भी हमारा आसाम का चीफ मिनिस्टर आया था हिमंत बिश्व शर्मा, सबने ये गड़बड़ किया जब हम इंडिया को ऐसे पहुंचा दिया, 5th इकोनॉमी में हम ले गया, ब्रिटेन से भी ऊपर हम इंडिया को ले गया। लेकिन आप देखिए, तो अगर ऐसा हालत है तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन कितना है, 107 है। ये 5th इकोनॉमी है। जो जिस पोजीशन नेपाल से भी हम नीचे है, बांग्लादेश से भी हम नीचे है, इतना छोटा छोटा कंट्री नेपाल बांग्लादेश से भी हम नीचे है। तो यही बीजेपी, अभी देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो फ्री राशन, जो फ्री चावल लोगों को मिलता है, वो लोग बोला है अभी फिर जनवरी 2024 तक इसको फिर दिया जाएगा फ्री चावल। तो हमारा कहने का, अगर 5th इकोनॉमी है तो आप 80 करोड़, 135 करोड़ हमारा आबादी है, इसमें से आप 80 करोड़ लोगों को आप फ्री चावल दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका देश में 80 करोड़ लोगों का कैपेसिटी नहीं है अपना कमाने से खरीद करके खाने के लिए। वो लोग को भिखारी आप बनाया है, भिखारी बना के फ्री चावल अब दे रहा है। तो ये 5th इकोनॉमी है, ये 5th इकोनॉमी है। तो इस हिसाब से बीजेपी ने जो हम लोगों को गुमराह करता है, तो इसीलिए लोग सब अभी समझता है। तो इसीलिए इस टाइम जो आप नागालैंड बोले या मेघालय बोले, आप त्रिपुरा बोले, ये 3 स्टेट में जो चुनाव हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट का लोग अभी कोई भी हालत में बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बीजेपी ने जो इनजस्टिस किया है नॉर्थ ईस्ट का लोगों के लिए, बीजेपी ने जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट लोगों के लिए, बीजेपी ने जो नॉर्थ ईस्ट लोगों का जो डिप्राइव कर रहा है, अभी वो लोग बोलता है डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार। यही है क्या डबल इंजन सरकार का नमूना? यही है। तो इसीलिए और बहुत कुछ है। अभी देखिए ये जो बजट, लास्ट बजट, जो बजट क्या है, बजट तो ये बजट तो सिर्फ लोन लेना और लोन देना,
उसके अलावा ये बजट कुछ नहीं है। जितना भी उसमें वो लोग वादा करो बजट में कुछ नहीं है। मैं आपको फिगर से आपको दिखाना चाहता हूं जे बजट का इनकम जो बजट पेश किया है इस साल, बजट का इनकम कहां से कितना आता है, कहां से आता है? इनकम टैक्स से बजट में आता है 15%। टोटल बजट का जो आउटले है उसमें इनकम टैक्स से आता है 15%, एक्साइज ड्यूटी से आता है उसमें 7%, जीएसटी से आता है 17%, कॉर्पोरेट टैक्स से आता है 15%, ये मिला करके। लेकिन ये बजट का सबसे ज्यादा इनकम कहां से आता है? लोन से 34%। 34% आप लोन लेके आप 34% टोटल बजट का जितना आउटले है उसका 34% आप लोन लेके आप बजट का इनकम बनाता है। तो ये क्या बजट है? इसमें क्या फायदा होगा लोगों का? कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। अभी खर्चा कैसे करता है बजट को आप देखिए। एक साल में एक खर्चा कैसे करेगा बजट का? ये खर्चा कर रहा है बजट का पेंशन में जितना टोटल आउटले है उसको खर्चा कैसे कर रहा है? पेंशन में 4% खर्चा करेगा पेंशन में। और जो स्टेट को स्टेट शेयर एंड स्टेट का जो ड्यूटीज है उसको देने में 18% खर्चा करेगा। और सेंट्रल सेक्टर का जो स्कीम है उसमें 17% खर्चा करेगा। देश का डिफेंस में प्रतिरक्षा विभाग में खर्चा करेगा 8%। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें खर्चा करेगा 9%। बाकी खर्चा कहां करेगा? बाकी जो बचा हुआ है 20% वो कहां खर्चा करेगा? वो 20% खर्चा करेगा जो लोन लिया है 30%, वो लोन का इंटरेस्ट देने में 20% खर्चा करेगा। तो आप देखिए बजट क्या है। तो ये बजट देखिए जनता को कैसे गुमराह करता है, दिखाने में बहुत बड़ा बजट दिखा दिया है, लेकिन बजट का कुछ फायदा लोगों के पास नहीं पहुंचेगा। क्योंकि जितना आप बजट में 34% आप लोन लिया है और जितना खर्चा होगा उसका सबसे ज्यादा हिस्सा 20% उसको आप खर्चा करेगा, सिर्फ लोन का इंटरेस्ट देने में आप खर्चा करेगा। तो लोगों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये बजट सिर्फ वादा, जुमला, ये बजट जुमला कुछ नहीं है। तो और कुछ बात है हम वो सब बोलने नहीं चाहता है। लेकिन अभी देखिए असम में, असम का चीफ मिनिस्टर यहाँ आया है, पहले भी आया, बहुत बार कैंपेन किया, यहाँ में भी इस टाइम भी कैंपेन किया है। मैं त्रिपुरा का लोगों को, मैं आप लोग का माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, असम का चीफ मिनिस्टर जो यहाँ में बड़ा बड़ा बात बोलता है, लेकिन असम का हालत अभी वो क्या कर रहा है? देश का सुप्रीम कोर्ट ने, देश का ह्यूमन राइट्स कमीशन ने असम चीफ मिनिस्टर को, असम का बीजेपी सरकार को जवाबदेही किया है ए फेक एनकाउंटर में। असम में जो फेक एनकाउंटर हो रहा है, करीब लास्ट टाइम जो होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में जो रिप्लाई दिया, उस रिप्लाई में सारा देश का अंदर असम में सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर हो रहा है। ये कितना ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, कितना सीरियस मैटर है। तो अभी ये असम का चीफ मिनिस्टर बुलडोजर लगा के लोगों का घर तोड़ देता है। अभी हाईकोर्ट ने उसको, अभी गवर्नमेंट को जवाबदेही किया है कि तुम लोग लॉ अपना हाथ में क्यों ले रहा है, लॉ अपना हाथ में गवर्नमेंट क्यों ले रहा है। उसके बाद आज एक सप्ताह की हो गया, एक सप्ताह जो बाल्य विवाह, चाइल्ड मैरिज का असम में जो इशू हो रहा है आपको मालूम है। तो ये इशू इस तरफ से वो ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहा है। ठीक है, बाल्य विवाह, चाइल्ड मैरिज हम कोई सपोर्ट नहीं करता है, हम तृणमूल भी सपोर्ट नहीं करता है, कोई सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन ये एक सेंट्रल एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006।
तो 2006 से ये एक जॉब पहले का एक को सुपरसीड करके ये एक जॉब एक्सेप्ट हुआ। तब 2006 से 2023 17 इयर्स कहाँ गया, कहाँ था, कहाँ घूम रहा था, नहीं देखा है। 17 इयर्स तुम्हारा पास में एक्ट है और वो एक्ट होने के बावजूद भी तुम नहीं देखा है चाइल्ड मैरिज हो रहा है, कोई एक्शन नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। यही चीफ मिनिस्टर पहले कांग्रेस का जमाना में ये लॉन्ग टाइम हेल्थ मिनिस्टर था, एजुकेशन मिनिस्टर था। उसके बाद अभी चीफ मिनिस्टर हुआ सर्बानंद सोनोवाल, जब चीफ मिनिस्टर था उसका टाइम में भी ये था, तब आपको दिखाई नहीं देता है। असम में चाइल्ड मैरिज हो रहा है तब दिखाई नहीं देता। तो आज आपको अचानक 2 फरवरी से आपने ट्रैक डाउन जो शुरू कर दिया, जब शुरू कर दिया इसमें कोई एफआईआर नहीं है, कोई चाइल्ड मैरिज तो हुआ है, किसी ने किसी को एफआईआर देने होगा ना। पुलिस का जो रिपोर्ट है उसका ऊपर जो आशा कर्मी ने जो हॉस्पिटल में जो रिकॉर्ड लिखा है, माँ का एज जो लिखा है, उसी हिसाब से सबको पकड़ा लिया है। उसका स्वामी को पकड़ा लिया है, उसका हस्बैंड को पकड़ा लिया है, जेल में डाल दिया है। अभी देखिए ये सारा देश से ये इस तरफ से ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहा है। आप देखिए प्रेग्नेंट वुमेन अभी थाना में जाके थाना में बच्चा पैदा हो रहा है, 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 महीना का बच्चा, 1 महीना का बच्चा उन लोग का हुआ है। उन लोग का स्वामी को, उन लोग का हस्बैंड को जेल में डाल दिया। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, वो लोग डेली लेबर है, डेली इनकम करता है, डेली खाता है। क्या होगा? 1-2 लेडी ने तो सुसाइड, एक लेडी ने तो सुसाइड कर लिया। कल असम का एक थाना में एक प्रेग्नेंट वुमेन का डेथ हो गया। तो इस तरफ से जो इनह्यूमन ये कर रहा है, इसको अभी त्रिपुरा में आके बड़े बड़े भाषण बोलने से कहीं नहीं। अपना स्टेट तुम संभालो, तुम पहला अपना स्टेट संभालो, तुम अपना स्टेट संभाल के तुम त्रिपुरा में बोलो। तुम्हारा आसाम मॉडल का यहाँ में बहुत, तुम आसाम में कुछ नहीं है तो यहाँ में तुम त्रिपुरा में आके बड़ा बड़ा बात बोलता है। जो भी हो, तो मैं इसीलिए आप लोग का माध्यम से हम त्रिपुरा वासी के लिए हमारा तृणमूल कांग्रेस का तरफ से हम यही अपील हम रखता है जे आने वाला जो चुनाव है 27 तारीख को जो चुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी को 16 सॉरी भूल गया, मेघालय का डेट बोल दिया, सॉरी। अच्छा 16 फरवरी में जो चुनाव हो रहा है उसमें सारा त्रिपुरा वासी लोगों को हम त्रिपुरा को बसाने के लिए, त्रिपुरा का जनता को बसाने के लिए, त्रिपुरा में गरीब लोगों का बसाने के लिए हर हालत में ये जो गुमराह बनाने वाला गवर्नमेंट है, ये जो जुमलाबाजी गवर्नमेंट है, ये जो झूठ बोलने वाला गवर्नमेंट है और जो नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा को हम लोग को जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट कर रहा है, ये गवर्नमेंट जो हमको हर कदम में डिप्राइव कर रहा है, ये इनह्यूमन गवर्नमेंट को हर हालत में हम इसको रुकना है इसको। और हमारा पूरा उम्मीद है जो तृणमूल कांग्रेस जिस अभी सारा देश में हर जनता अभी बीजेपी का खिलाफ में खड़ा हुआ है, लेकिन सबका दिल में भय है। ओपनली कहीं आया है, लेकिन सब लोग दिल से चाहता है कि कोई तरफ से बीजेपी से लोगों का परित्राण मिलना है, रक्षा मिलना है। तो इसीलिए तो तृणमूल कांग्रेस का नेत्री हमारा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, ममता दीदी ने जिस हिसाब से आज 15 इयर्स लगातार वेस्ट बंगाल में जिस तरफ से वो लड़ाई कर रहा है, जिस तरफ से ये एंटी पीपल
बीजेपी गवर्नमेंट को रुका, बीजेपी पार्टी को वहां से जिस तरफ से वो फाइट कर रहा है एग्रेसिवली, उसी सेम स्पिरिट एग्रेसिवली फाइट अभी हर देश में हर कोना में चाहिए बीजेपी का खिलाफ में। और मेरा पूरा उम्मीद है त्रिपुरा का लोग भी ममता दीदी ने जिस हिसाब से बीजेपी के साथ लड़ाई कर रहा है उस हिसाब से त्रिपुरा का लोग भी लड़ाई करेगा बीजेपी का खिलाफ में, और बीजेपी का उत्खात करके इस टाइम नॉन बीजेपी गवर्नमेंट त्रिपुरा में बनाएगा। और नागालैंड में भी नहीं होगा, मेघालय में भी नहीं होगा, और नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी का सफाई अभियान हम यहीं से शुरू करेंगे। ওটা তো আমরা দিয়ে দিয়েছি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো কালকে আসছেন, কালকে মিটিং হচ্ছে আপনার কুর্তি কদমতলা, তারপরে আসছে এই যে কমলপুর, তারপরে যাচ্ছে সোনামুড়া। কালকে মিটিং হচ্ছে। সোনামুড়াটা হয়তো সময়ের অভাবে হয়তো আমাদের পোস্টপোন করে আমরা 13 তারিখ নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু অভিষেক ব্যানার্জি কালকে আসছেন, কালকে একদিনের জন্য আসছেন, আবার 13 তারিখে আসবেন। আর এর মধ্যে যারা স্টার ক্যাম্পেইনার ওনারা চলে আসছেন, আজকে রিপন বোরা সাহেব আসলেন, আমাদের আরো অনেকে এসে গেছেন। কালকের থেকে প্রায় সবাই আসতে শুরু করবেন, সবাই পার্টিসিপেট করবেন। তো আপনারা ওনাকে শুনেছেন, আমি জাস্ট একটু আগে বিজেপির আপনার নির্বাচনী ইস্তাহার না বলে সংকল্পপত্র বলেছে। দেখুন আরেক জুমলা। Come to this place. No, इधर आ जाइए तो ये कवर मैं No, not going. I'm just sending this scene because he is addressing. Na, he should get the prominence. বিজেপির সংকল্পপত্র দেখবেন আরেক জুমলা। উনি হিমন্ত বিশ্ব শর্মার রেফারেন্স দিয়েছেন। গত নির্বাচনে 2018 সালে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সাহেব, আমাদের হোম মিনিস্টার অমিত শাহ সাহেব, প্রধানমন্ত্রী অনেক নেতৃত্ব এসেছিলেন, প্রেস কনফারেন্স করেছিলেন, নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে এই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রেস কনফারেন্স বলছিলেন যে আমি বলছি এটাকে রেকর্ড করে নিন, 3 তারিখ শপথ নিচ্ছি, ফার্স্ট ক্যাবিনেট মিটিংয়ে 7th পে কমিশন দেওয়া হবে, আপনারা রেকর্ড করে নিন। 5 বছর চলে যাচ্ছে, আজকে নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গেছে, আজকে সেই ব্যাপারে কমপ্লিটলি সাইলেন্ট, কোনো একটা ওয়ার্ড নেই। আপনারা দেখুন। আর এই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এখানে এসছেন প্রচারে, আমি অনেকে বলেছি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যতদিন ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচারের জন্য রাখবে বিজেপির সর্বনাশটা উনি একাই যথেষ্ট, কারণ সবাই চিনে গেছে এত বড় জুমলাবাজ। উনি পরিষ্কারভাবে আপনাদেরকে বলেছেন, আমি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলছি আপনারা রেকর্ড করে রাখুন, ফার্স্ট ক্যাবিনেট 7th পে কমিশন আমরা দিয়ে দেব। হ্যাঁ, এটা তো বলেছিল। আজকে কোথায় আপনারা দেখছেন এই সংকল্পপত্র? কর্মচারীদের সম্পর্কে কমপ্লিটলি সাইলেন্ট। 5 বছরও করেনি, 5 বছর এই কথা বলে ভোট আদায় করেছে, সেগুলি কোথায়? আপনার বলেছিল 50 বছরে 50,000 চাকরি, মিস করে চাকরি, এনারাই তো বলেছিলেন আপনাদের সামনে। আজকে সেই সংকল্পপত্র এগুলি গেল কোথায়? 5 বছরে আগে বলে ভোট নিয়েছে। আজকে তো আপনাদের সামনে আজকে ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল যে 2018 সালে মিথ্যা কথা বলে ভোট চেয়েছিলাম, আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমরা সেই দিন ক্ষমতার জন্য বলেছিলাম। তারপরে দেখুন এখানে বলেছে ট্রাইবেল ইউনিভার্সিটি, সেটা তো আমরা গতবারের যে নির্বাচনী ইস্তাহার বা সব ওদের ভীষণ ডকুমেন্ট, সেখানেও বলেছিল 5 বছরে কি করলো এই ব্যাপারে। রিমসের কথা তখনও বলেছিল। ওই গতবারের নির্বাচনী ইস্তাহার আর ভীষণ ডকুমেন্ট বলুন, আপনারা দেখুন সেখানে রিমস কথা তখনও বলা হয়েছিল। বেকার সমস্যা সম্পর্কে কমপ্লিটলি সাইলেন্ট।
ত্রিপুরা রাজ্যে 9.5 লক্ষ বেকার, এটা সম্পর্কে এই সরকার, এই দল কমপ্লিট সাইলেন্ট। শিল্পক্ষেত্রে আপনি দেখুন একদম সাইলেন্ট। কি করবে এই 5 বছরে? ত্রিপুরা রাজ্যে বড় শিল্প কোনোদিনই হয়নি, সে বামফ্রন্টের নীতির কারণে হয়নি। ওরা এসে যেগুলি ছিল মাঝারি শিল্প, সেইগুলি তাদের ফুল নীতি এবং তাদের চাঁদার জুলুম এইসবের বলে যেগুলি বামফ্রন্ট করেছিল সেগুলি আপনারা গিয়ে দেখুন সবগুলি বন্ধ হয়েছে, সবাই পালিয়ে গেছে। ওরা এই বিজেপিকে টাকা দিতে ওদের কর্মীদেরকে, কিছু কিছু নেতাদেরকে পুষতে গিয়ে ওদের সর্বনাশ হয়েছে, ওরা চলে গেছে। শিল্প সম্পর্কে কোনো কথা নেই আজকে আপনাদের এখানে। তারপরে আপনারা দেখুন বলছে ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমি দেবেন। হোয়াট টাইপ অফ অটোনমি? 5 বছরের মধ্যে তাদের পাওনা কেন দেওয়া হলো? তারা যেটা প্রাপ্য, যেটা যে ফান্ড তাদের প্রাপ্য, যেটা ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর কথা বলছে যে আমাদের প্রাপ্যটা দাও, এই 5 বছরে কেন ওনাদেরকে ডিপ্রাইভ করা হলো? কেন পাহাড়ের রাস্তাঘাট হলো না? কেন পাহাড়ের স্বাস্থ্য পরিষেবার কোনো সম্প্রসারণ করা হলো না? কোনো নেই, পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা নেই। এখনো পাহাড়ের মহিলারা 400-500 ফুট নিচে গিয়ে তারা জল আনতে হয়, পানীয় জল। তাদের কোনো ঘর বাড়ি নেই, তাদের কোনো চাকরি নেই, তাদের কোনো আয়ের সংস্থান নেই। সেগুলি সম্পর্কে কমপ্লিটলি সাইলেন্ট। এই 5 বছরে কি করেছে কোনো উত্তর নেই। তারপরে বলছে আয়ুষ্মান প্রকল্প, এটাতে আপনার বাড়াবে। এটা তো একটা স্কিম, এটা বন্ধ হয়ে গেলে কি হবে? সরকারের নীতি কোথায়? হসপিটালে আমি চিকিৎসা করতে যাই, গরিব মানুষ, হসপিটালে গেলে আপনার স্যালাইনের বোতল থেকে আরম্ভ করে সবগুলো কিছু কিনতে হয়। এই ব্যাপারে সাইলেন্ট, মানে লুট চলছে, লুট চলবে। জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া, সেটাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে? গরিব মানুষ কিভাবে বাঁচবে? কমপ্লিটলি সাইলেন্ট। কোনো কিছু ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য কিছুই বলেনি, নতুন কিছুই বলেনি। সেই জুমলাবাজি আবার কোথাও বলছে সমাজপতিদের গতবার অত কত, আমরা অত বাড়িয়ে দিলাম। এই ছাড়া তো ত্রিপুরা রাজ্যের ভবিষ্যৎটা কি? বেকার সমস্যার সমাধান কিভাবে হবে? এটা একটা জ্বলন্ত সমস্যা। আপনার গত ভীষণ ডকুমেন্টে বলেছিল 10,323 ওদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে বা তাদের চাকরি দেবে। আজকে কেন কমপ্লিটলি সাইলেন্ট? এই যে মিথ্যা কথা বলে 10,323 এই ফ্যামিলির জন্য ভোট আদায় করেছিল, আজকে সেই ব্যাপারে সাইলেন্ট। আজকে ওরা রাস্তায় করছে, আন্দোলন করছে, এর মধ্যে 100-র উপরে মারা গেছে। আজকে তাদের ব্যাপারে কোনো কিছুই নেই। অথচ চিফ মিনিস্টার কয়েকদিন আগে, ইলেকশনের ঘোষণার কয়েকদিন আগেও উনি ওদের সম্পর্কে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সর্বত্র মিথ্যা আর মিথ্যা। এখন মানুষকে আবার বোকা বানানোর জন্য একটা সংকল্পপত্র দিয়েছে, যার মধ্যে মানুষের মঙ্গলের জন্য কিছুই বলা হয়নি। এই রাজ্যের মানুষ বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করবে, এটা ঠিক করে নিয়েছে। যতই আর জুমলাবাজি করুক, মানুষ আর বিশ্বাস করছে না। এইসব সংকল্পপত্র ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বিশ্বাস করবে না। ওদের বিদায় আসন্ন, এবং আমরা বিশ্বাস করি এই নির্বাচনে ওরা পর্যুদস্ত হবে এবং মানুষ সমুচিত জবাব দেবে। এইসব মিথ্যা ঘোষণাপত্র, মিথ্যা ভীষণ ডকুমেন্ট। থ্যাংক ইউ। I am from Ajkal, Kolkata. Actually, what is the prospect of your party in Meghalaya? Can you tell me? You see, in Meghalaya, so far the situation goes in Meghalaya, Trinamool Congress is the advantageous position among all parties because the ruling party NPP and BJP combined, they have so much of anti-incumbency and the corruption. The people are totally fed up. Now people are there in Meghalaya. People are only expecting, waiting for new alternate, and that is
only Trinamool, because our leader there, Dr. Mukul Sangma, he was earlier two-time chief minister, so he is the only. People now are very much have faith on him, because earlier also he gave very good governance to the people of Meghalaya. And so therefore, the people are now no option. People wanted to get free up from MPP government. It is a corrupt government, and people are preferred Dr. Mukul Sangma, and therefore, because of his good image, good governance, the people are now accepting Trinamool there, and it will be the, I think, we can form the government at our alone in Meghalaya. টাকা ধরা পড়ছে বিভিন্ন জায়গায়, টাকা ধরা পড়ছে। আমরা 9 লাখ 5 লাখ এরকম করে ইলেকশন কমিশন জানাচ্ছে। সিপিএম দাবি করেছে যে এয়ারপোর্টেই চেক করা হোক, ডাটা প্লেন এগুলো যে আসছে। কাকে দিয়ে চেক করাবে? আপনি আপনাদের বক্তব্য কি? কাকে দিয়ে চেক করাবে? এটা কি আপনার ওদের যাদের চেক করানোর ব্যাপার, তাদের যদি সায় না থাকতো, কপারেশন না থাকতো, এই টাকাগুলি কি আসে? সোনামুড়া যেতে কালকে একটা গাড়িকে ডিটেক্ট করেছে সোনামুড়াতে কালকে রাত্রে, সেটাতে হিউজ পরিমাণ টাকা পেয়েছে। ওরা টাকার উপর নির্ভর করছে। এইবার আমি আপনাদেরকে বলছি, আমার অভিজ্ঞতার থেকে বলছি, আমার বিশ্বাস থেকে বলছি, টাকা আনবে, টাকা দেবে, মানুষ টাকা নিয়ে নেবে, জানে এই টাকা চুরির টাকা, এই টাকা দিয়ে ভোট কেনা যাবে না, ভোট দেবে না, ওদের বিদায় আসন্ন, ওদেরকে বিদায় দেবে। পুলিশ এসব বলে কোনো কাজ হবে না। মানুষ তার দায়িত্ব পালন করবে, জনগণ প্রতিরোধ করে তুলবে। ভোট দেওয়ার যে অধিকারটা মানুষ এবার সুনিশ্চিত করবে নিজেরাই। বাইক বাহিনী বলুন, গুন্ডা বাহিনী বলুন, এটাকে মোকাবিলা করার জন্য রাজ্যের মানুষ আজকে প্রস্তুত হয়ে আছে। কোথাও সঠিক আছে, আবার কোথাও ন্যাক্কারজনক ঘটনাও আছে। নির্বাচন কমিশন কিছু অফিসার এখনো ওরা মনে করছে আমরা সরকারের আন্ডারে আছি, ওরা যে নির্বাচন কমিশনের আন্ডারে আছে এটা ভুলে গেছে। কিছু জায়গাতে আপনারা খবর নেবেন, ওরা ঠিক কাজ করছে না। আমরা কমপ্লেন করেছি। আপনারা দেখেছেন ধর্মনগরে গন্ডগোল, ইলেকশন কমিশন ফেয়ারলি কাজ করছে না, কমলপুরে করছে না, কৈলাসহরে করছে না, এবং বিশালগড়ে করছে না। এগুলি কোন জায়গাতে আপনারা আমার থেকে আরো কম জানেন না। বিশালগড়ের অবস্থা দেখুন নাকি কি হচ্ছে। হ্যাঁ, আমরা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার কাছে পাঠিয়েছি। হ্যাঁ, সবগুলি আমরা ইন রাইটিং পাঠিয়েছি যে তুমি অ্যাসিওরেন্স দিয়েছিলে, তোমার সঙ্গে আমরা দেখা করেছিলাম সেখানে, এবং আমরা বিশ্বাস করেছি। কিন্তু এখানে কিছু জায়গায় ইলেকশন ডেটের আগে যে ঘটনাগুলি ঘটছে, এতে জনগণের সন্দেহ হচ্ছে, এবং আমাদেরও সন্দেহ হচ্ছে যে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন আদৌ হবে কিনা। আমরা ইন রাইটিং বলেছি। Thank you.